मोटे मोटे याद है, ये मोटे मोटे कैसे हैं? अभी प्रॉपर याद नहीं है बेटा, करो तो ना, रिवाइज करो बार बार। जब बार बार करोगे ना, लिखोगे, लिख के जब करोगे बार बार, तभी याद होंगे लंबे समय तक। और मतलब एक सही तो यार, मुस्कुराहट का मतलब क्या है कि मैं आपकी बात से एग्री हूँ, आप गलत ले रहे हो इसका मतलब। हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे क्या करना अभी, रुको। चलो एक प्रश्न बताओ मौलिक अधिकार से यूपीएससी का, चुप हो जाओ भी। एक आर्टिकल 20 में एक थोड़ी सी वो आगे पीछे हो गया था आर्टिकल, हाथ कराए वाला जो था। हाँ आर्टिकल 20 में क्या था कि अपराध, जब उसने अपराध करा था ना, उसी अपराध के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी, ना कि जब उसको सजा सुनाएगी। सजा खत्म कैसे कर दी? नहीं, चेंजेज हो सकते हैं, सजा खत्म नहीं हो सकती किसी की। हाँ लेकिन उसे सजा तो मिलेगी। अरे चुप हो जाओ भाई। किसी व्यक्ति को जो सजा मिलेगी उसे उसके जो क्राइम किया था उसने समय पर, उस क्राइम के आधार पर। क्राइम का ऐसा नहीं है कि किसी ने मर्डर करा तो उसकी सजा कम हो जाएगी, नहीं। आर्टिकल 20 में क्या लिखा था? किसी व्यक्ति ने जो क्राइम कराया उसकी उसे सजा मिलेगी, वर्तमान कानून के तहत मिलेगी, और उस व्यक्ति को जबरन गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो जो सजा का प्रावधान था वो जब उसने क्राइम किया था। हाँ नहीं, वर्तमान में जो कानून चल रहा है, जब उसने क्राइम किया था तब जो सजा की वो मिलेगी, या अब जो सजा जो बजाय चल रहा हो। सजा के समय जो कानून था, जो सजा थी ना, वो सजा तो वही रहेगी, और कानून जो था ये वाला। अब मुझे किसी व्यक्ति ने जो अपराध करा है उस अपराध की उसे सजा दी जाएगी, वर्तमान कानून के तहत दी जाएगी। जो अपडेट है, नहीं मैं कंफ्यूज होगा, रुकोगी मुझे फिर कंफ्यूज कर दिया। अगर सजा जैसे मान लिया किसी को 5 साल थी और वो 5 के कितने होगी, 10 साल होगी, तो क्या रहेगी, वो 5 साल रहेगी। और अगर 5 साल से कम हुई, 3 साल कर दी, तो भी 5 साल। तो जब करा है तब के हिसाब से चलेगा ना। हाँ नहीं भाई रुक जाओ, मुझे डिस्टर्ब कर दिया, रुक जाओ। चलो इस आर्टिकल को छोड़ दो, इसमें सजा के ऊपर झगड़ा। चलो एक प्रश्न बताता हूँ मैं, इसे रुको भी अभी थोड़ा सा, आर्टिकल 20 को, फिर कंफ्यूज होगा मैं। एक प्रश्न था, क्या फंडामेंटल राइट के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को है या संसद को ही है? संसद को ही है, ये पहला हो। सेकंड कहता है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध एक संवर्ती सूची का विषय है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज द सब्जेक्ट ऑफ किसका बेटे, कंकरेंट लिस्ट। और संवर्ती सूची पर
कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। तो वो कहता है कि पहला सही है या दूसरा गलत है, या पहला गलत दूसरा सही, या पहला दूसरा दोनों सही है, या दोनों ही गलत, दोनों सही। अब यहां पर आप जो पढ़ रहे हो ना, वो आप ऊपर से पढ़ रहे हो, आप नीचे से पढ़ो। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो उसके लिए कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र और राज्य दोनों को हो गया। तो संसद को है, कोई है नहीं समझे? अब समझ आया ना? यानी कि मौलिक अधिकार संबंधी कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। राज्य विधानमंडल है, लेकिन मेन पावर किसकी है? यूनियन की। इसको भी है। एक तो होता है सिर्फ किसको है? संसद को ही है। अगर कोई है, अब ये प्रश्न गलत हो सकता है, अन्य मुद्दों पर भी बिल्कुल कानून बना सकता है। ऐसा में नहीं है। तीन तरीका हमारा जो संविधान है उसमें 12 शेड्यूल है। तो 7 शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर्स है, शक्तियों का विभाजन। तो डिवीजन ऑफ पावर्स में ये है यूनियन लिस्ट, संघ सूची में जो सब्जेक्ट हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? वो है संघ। जैसे सेंसस, जनगणना। फिर वो कहता है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिस पर किसको है? स्टेट को है। जैसे लैंड हो गया, पुलिस हो गई। और फिर संपत्ति सूची में वो आते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, निवारक निरोधक। क्लियर है? तो क्लियर बताओ? ठीक है। अब हमारे डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तंत्र। तो केंद्र सर्वोपरि, केंद्र ही सर्वोपरि है। बाद में केंद्र की बात को ही वेटेज दिया जाए। तुम इकोलॉजी पढ़ रहे हो ना? पढ़ रहे हो? पढ़ाना इकोलॉजी तो पढ़ रहे हो? ठीक है। उसमें प्लांट किंगडम पढ़ लिया आपने? क्या पढ़ रहे हो? बायोडाइवर्सिटी। नहीं, मेरा तो मैं तो पूछ रहा हूँ, नहीं मैं प्रश्न नहीं, मैं तो पूछ रहा था बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हो, मुझे कहाँ पता है इसके बारे में, मुझे नहीं, मैं तो पूछ रहा था। तो ना सही शब्दों का इस्तेमाल करना सीख ले। लाइफ में बहुत बड़ी चीज है कि हम शब्दों को सही तरीके से कब कहा जाए और किस शब्द का इस्तेमाल कहाँ हो। हाँ, मुझे बता कर पूछना, पूछूंगा अभी थोड़ी, तो मैं पूछूंगा सी मुझे तेरी सारी बात क्या है, पहले वाला भी याद है, अभी याद रखने से मैं अपना काम तो शुरू करूँ पहले, फिर मैं उसी में बच जाता हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, आ रहा हूँ। यार यहाँ की गर्मी में होती है, स्वेटर नहीं है ये। थोड़ा ये वाला पकड़ जाए। उधर के बच्चा ऑडियंस परेशान हो जाएंगे। एक साल हो गया क्लास बस डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक। आर्टिकल कहां से कहां तक?
36 से 50 पार्ट राज्य के नीति निर्देशक कहां से ले गए थे? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड। और आयरलैंड ने कहां से लिए थे बेटे? स्पेन से लिए थे। कहां से? स्पेन। अब प्रश्न है, संविधान सभा में कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने 2 तरीके के अधिकारों की मांग की थी? संविधान सभा में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने 2 अधिकारों की मांग की? एक तो बाध्य हो, उसे तो कहा गया फंडामेंटल राइट, और एक में बाध्य हो या ना हो उसे कहा गया डीपीएससी। अब था संविधान सभा जब बनी थी 9 दिसंबर 1946 को बनी थी ना संविधान सभा। कहां हुई थी पहली बैठक? दिल्ली में। तो संविधान सभा में 2 अधिकारों की मांग किसने की थी? पहला ऑप्शन क्या है? सी राजगोपालाचारी। दूसरा जो संवैधानिक सलाहकार थे बीएन राव। तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और चौथे थे बीआर अंबेडकर। बीएन राव ने तुक्का मार दिया सही। पहली बार तो पढ़ा तुमने आज, ये सुना पहली बार है। किसी भी बुक में ये लिखा हुआ नहीं। कौन सी बुक में? लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, लिख रखा, फ्रंट पे लिख रखा तो पढ़ा। ठीक है, तो किसने कहा था बेटे? ये बीएन राव ने कहा था। किसको? डीपीएससी के लिए बोला। एक तो फंडामेंटल राइट हो गए, मौलिक अधिकार, तो ये तो क्या है? बाध्य है। और एक डीपीएससी ये बाध्य नहीं। तो ये किसके? ये स्टेट ड्यूटी है, राज्य की ड्यूटी। ठीक है, जैसे अब एक एग्जाम्पल हो, मोदी जी के बारे में अक्सर एक बात कही जाती है कि मोदी जी कहते हैं हम 2 हमारे 2। पॉपुलेशन नहीं है ये शब्द, पॉपुलेशन नहीं है ये जो वर्ड है, ये जनसंख्या के लिए यूज नहीं किया गया। हम 2, मैं और अमित शाह, और हमारे 2 अंबानी और अडानी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैंने गलत नहीं कहा। इसका अर्थ क्या है? ये प्रश्न आया यूपीएससी में से, तो कह रहा हूं। वो कहता है कि मनी और प्रोडक्शन का सेंट्रलाइज ना हो, धन और उत्पादन ये एक व्यक्ति के हाथ में ना हो। कि अगर धन भी, भाई सारा काम किसको दे दिया है? अडानी को मिल गया सारा, या अंबानी को मिल गया, तो जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं, छोटे छोटे व्यापार करने वाले, उनका तो व्यापार खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो ये जो पार्ट है, ये शब्द कहां कहा गया है? क्या एक फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर है, या एक फंडामेंटल राइट के अंदर है, या डीपीएससी? अगर डीपीएससी है तो फिर किस आर्टिकल में कहा गया है? हाँ, 38 के सब आर्टिकल है। 38 में तो A, B, C, D, E, F सब हैं। और 38 जो आर्टिकल है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, वो तो 3 प्रकार की समानता तो कहेगी, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, और तीसरा किस पर है? पॉलिटिकल आधार पर। चलो थोड़े से मैं फंडामेंटल ये डीपीएससी बता देता हूँ, बड़ी ठंड से लग रही है, बंद कर देना। अब की बात तो पता है तुझे, ऑब्जेक्ट बंद कर रहा है। तो डायरेक्टिव लिख लो बेटे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये जस्टिबल नहीं है। क्या नहीं बेटे? जस्टिबल नहीं है। जस्टिबल मतलब न्यायोचित नहीं है, यानी कि हम इनके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाते। लेकिन यहां भी अपवाद है,
है, थोड़ा सा डीपली अगर पढ़ोगे तो यहाँ भी कुछ केस में बताऊंगा मैं, ठीक है, तो कुछ केस में हम जा सकते हैं, ठीक है। लिखो बेटे, डीपीएससी एक वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना करता है। दे एस्टैब्लिश ए वेलफेयर सोसाइटी, एक कल्याणकारी समाज की स्थापना। हाँ वही, समाज आ गया, राज्य आ गया, सोसाइटी। सोशल वेलफेयर। और इसे चेक किसने कहा था? डीपीएससी को चेक केटी साहा ने क्या दिया इसे बेटे? एक चेक का टाइटल दिया। नहीं, पॉजिटिव का क्या था? एक बैंक भुगतान अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न ये था कि डीपीएससी को संविधान की आत्मा किसने कहा? ये भी तो लिखा हुआ है एम लक्ष्मीकांत में, फ्रंट पे लिखा हुआ है। कोई भारतीय है, कोई विदेशी है? भारतीय तो नहीं है। कौन था? हाँ, कौन सा बेटे? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। इसने दोनों को एक साथ कहा, फंडामेंटल राइट और डीपीएससी। लिखो बेटे, मौलिक अधिकार और डीपीएससी क्या है? संविधान की आत्मा। और वैसे संविधान की आत्मा किसको कहा गया? प्रियम्बल को, बी आर अम्बेडकर ने कहा, आर्टिकल 32 को। ये कहा था बेटे ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। प्रियम्बल को तो अगर देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है वो। कई सारे लोग हैं वहां, जैसे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, इसमें कितने सदस्य थे? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी, अभी फंडामेंटल ड्यूटी में तो पढ़ेंगे, ड्यूटी जो है मौलिक कर्तव्य, जैसा आप पढ़ते हो अक्सर कि मौलिक अधिकारों को जो फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू किया गया था किस कमेटी की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह। बिल्कुल। अब जरा रुको, फिर मैं पूछता हूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस कमेटी की सिफारिश पर ऐड किया गया? वर्मा कमेटी। या दोनों एक ही बात है? अगर दोनों एक बात है तो फिर संविधान को एडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को किया गया और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। दोनों बातें क्या है? अलग अलग है। और ये दोनों बातें भी अलग अलग हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर एडॉप्ट किया गया और किस कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया। दोनों अलग अलग बातें हैं या एक ही है? एक ही तो कमेटी है, दूसरी भी तो हो सकती है, शायद दूसरी आपने ना पढ़ी हो, एम लक्ष्मीकांत में ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अब सारी बातें एम लक्ष्मीकांत में थोड़ी ना है, एम लक्ष्मीकांत भी तो बहुत सारी बातों खा गए। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर तो ऐड किए गए थे और लागू हुए थे वर्मन कमेटी, वर्मा कमेटी, उसकी सिफारिश पर क्या हुए थे ये तो पढ़ेंगे आगे। तो डीपीएससी आर्टिकल कहां से बेटे? 36 से 51। अब एक पॉइंट लिखो बेटे, लिखो बेटे डीपी। अब एक प्रश्न दिया, सुनो कैसा प्रश्न दिया कि गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवादी सिद्धांत का संबंध किससे है? भाग 2 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 और पार्ट 4 थे, या बिल्कुल मैं अलग पार्ट ले जाता हूं, कोई पंचायत वाला। 4 कैसे? 4 से नहीं, आर्टिकल 40 भी तो मैं 40 तो नहीं। द क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएससी। पहला लिखो बेटे क्या था? समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। मतलब क्या है इसका? समाजवादी सिद्धांत मतलब, चलो बताओ समाज होता क्या, समाजवाद क्या है? सोशलिज्म। सर मतलब रिसोर्सेज का इक्विटेबल ये नहीं सर, जहां एक दूसरे पर निर्भर तो सोशलिज्म नहीं है, इक्विटेबल समाज सभी के लिए समान अधिकार। कोई उदाहरण बताओ। मिलता है, मिलता है क्या महिला और पुरुष? अभी तो आर्मी में तो उसमें शायद डिफेंस में अभी हुआ है। समाजवाद बताओ, समाज। हाँ तुम तो अपने आप में एकदम जुड़ी सी होगी, एकदम से मुझे मिलता है। ये हमारी क्लास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है समाजवाद। ये सोशलिज्म, ये वाटर कूलर रखा हुआ है और उसमें गिलास रखा हुआ है, सभी लोग उसी गिलास से क्या पी रहे? पानी। ये समाजवाद का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारी क्लास में भेदभाव थोड़ी ना है कि हाँ जाति, वही आर्टिकल 15 थोड़ी ना एप्लीकेबल है कि जाति, धर्म, नस्ल या निवास स्थान या जेंडर के आधार पर क्या है क्लास में भेदभाव है। ये है समाजवाद। तो समाजवाद का मतलब समानता होनी चाहिए महिला और पुरुष के। इसमें ज्यादा फोकस यही तो था भाई, समाज का कल्याण तब होगा जब समाज में क्या होंगे? सभी लोग बराबर होंगे, जहां भेदभाव ना हो। क्या ऐसा है? अरे घरों में भेदभाव होता है। जब लड़की पैदा होती है तो एम्बेसी के झंडे झुक जाते हैं, और जब लड़का पैदा होता है तो खुशी मनाई जाती है। बिल्कुल है, और सबसे ज्यादा महिलाएं मनाती हैं। हाँ बिल्कुल, महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति को मतलब लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे इसे क्या मिलेगा, एक बहुमूल्य रत्न मिल गया। पुत्र प्राप्ति रीजन है उसका, शुरू से ही प्राचीन भारत से देखो आगे, बोला पुत्र ही प्राप्ति, बोला वंश चलेगा, महिला से वंश चलेगा, जबकि वंश चलाने वाली कौन है? महिला। समाज में कहाँ स्थान दिया गया? और तो और हमारे भारतीय संविधान में सबसे बड़ा जो पद है वो राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति थोड़ी कहा गया। बिल्कुल है थोड़ी। और बात करते हैं किसकी? महिला सशक्तिकरण की। बोला ये करने में कुछ नहीं करेंगे। हाँ अजीब सा लगता है, बिल्कुल सही बात है। वो उसमें कहा गया, बोला महिला हो या पुरुष हो, तो फिर तो ऐसा है, बोला अब तो राष्ट्रपति कहलाएगी, अब की बार राष्ट्रपति कहलाएगा। तो जिस तरीके से राष्ट्रपति है, पूरे राष्ट्रपति थोड़ी है वो। अब महिला विरोध नहीं करेंगे, बोला ऐसे कैसे कह दिया। जो हमारे प्रेसिडेंट है इनको भी यही बोला था, कमेंट। अरे हिंदुस्तान है यहाँ तुम जैसे लोग बहुत सारे हैं। क्या था बेटे, कहाँ थे? हाँ समाजवादी सिद्धांत। तो समाज में मतलब वही, समाज में क्या होंगे? सभी। अब ये क्या बात करता है? कहता है एक सामाजिक लोकतंत्र हो और एक आर्थिक लोकतंत्र हो। क्योंकि डीपीएसपी का मेन लागू करने का मोटो यही था कि जब सरकार के पास पैसे होंगे तभी तो चीजें लागू होंगी। भाई विधवा पेंशन व्यवस्था कब दी जाएगी? जब पैसा होगा। जैसे शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था तो उसने कहा कि कंप्लीट एजुकेशन का अधिकार था। नहीं पूर्ण शिक्षा का अधिकार नहीं। ये क्या है पूर्ण शिक्षा? कंप्लीट एजुकेशन। तो ये तो बंद हो गया, इसी तो सैली डेड हो गई, मृत ज्वालामुखी हो गया है।
ठीक है बेटे, नेक्स्ट लिखो बेटे समाजवादी सिद्धांत। दूसरा लिखो गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवादी सिद्धांत। क्या था बेटे? गांधीवाद। अब यहां झगड़ा हुआ बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच। कंप्लीट एजुकेशन का मतलब है पूरी शिक्षा का अधिकार नहीं है सरकार की जिम्मे। बोला बीटेक भी कराएंगे तुझे, एमए भी कराएंगे, पूरी शिक्षा मतलब पूरी पूर्ण ग्रेजुएट नहीं, ग्रेजुएट तो कम से कम होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हम 6 से 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन देंगे। तभी तो आर्टिकल 45 और आर्टिकल 21A दोनों में डिफरेंस हो गया, वरना दोनों में पहले एक ही बात थी। अब इसे क्या कर दिया? राइट टू एजुकेशन कर दिया था। तो एक प्रश्न यही आया था, किस केस के द्वारा कहा गया था? किस केस के द्वारा ये कहा गया था कि जो राइट टू एजुकेशन है, बोले कंप्लीट एजुकेशन नहीं देंगे हम, क्या देंगे? सिर्फ 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो जो आर्टिकल 45 उसमें यही तो था पहले, तो उसमें क्या करा? बोला अब इसमें क्या कर देंगे हम, 6 से 14 हटा के 0 से 6 साल का जो बच्चा है उसकी देखभाल, उसकी हेल्थ, उसका केयर टेकर का अधिकार किस पर? उसके गार्जियन पर। तो यहाँ डिफरेंस आ गया। तो पूर्ण शिक्षा जैसे नहीं है, पूर्ण रोजगार का अधिकार है क्या? नहीं है। कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट का तो राइट है ही नहीं कि 100 लोगों ने फॉर्म भरे और 100 के 100 क्या मिल गई? नौकरी मिल गई। उससे क्या आ जाएगी? हमारे यहाँ तो क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन आ जाएगी। पूर्ण रोजगार का मतलब क्या है? बेरोजगारी है नहीं? बताओ। और बेरोजगारी कैसे नहीं? कौन होता है बेरोजगार? किसे कहते हैं बेरोजगार? जो काम करने का इच्छुक को काम ना मिले, सबसे पहले उसके अंदर क्या हो? कैपेसिटी हो। दूसरा वो क्या हो? योग्य हो। और तीसरा वो क्या हो? उसमें डिजायर हो। और उसके बाद इन तीनों के बाद उसे कोई अवसर प्रदान नहीं हो रहा, अपॉर्चुनिटी, वो है बेरोजगार। तो तुम सब बेरोजगार हो। क्यों? तुम्हें अवसर नहीं मिले। तुम्हें 12th में मिला था नीट, जेई, एनडीए, फिर ग्रेजुएट हो गया, फिर अवसर मिल रहे आपको। एग्जाम तो बराबर हो रहा है। हमें वही तो कह रहा हूँ। और तुम विरोध में हो, सपोर्ट में हो? हमें वही तो बता रहा हूँ, बेरोजगार हो रहा। हाँ तो पढ़ते रहेगा, एनडीए से जॉब तो लग जाएगी। एनडीए से पहले ट्रेनिंग होती है 4 साल की, फिर उसमें सैलरी तो मिलेगी उसमें, वो तो पक्का जॉब लगी। और जहाँ डॉक्टरी कर रहा हो तो घर वाले सपना आ गया, बोला आपको अच्छा डॉक्टर। वो कहा था कैपेसिटी, क्षमता। अगर कैपेसिटी है, अब कोई फिजिकली हैंडीकैप थोड़ी ना है कि आर्मी में जाएगा, बोला मैं अब है, उसके हाथ ही नहीं है और वो कहता मैं जाऊंगा आर्मी में, तो उसे रिक्रूट कहाँ कर दिया? यही चल रहा है, इसमें कुछ सेल खराब कर चल रहा है। बताएंगे अभी, रुको, ठीक है। चलो अभी आएगा वो, मैं बता रहा था। ये तो बीच में आया था ना एकदम से। और तीसरा बेटे लिखो गांधीवादी हो गया ना। हाँ, गांधीवादी। अब यहाँ पर गांधी जी चाहते थे कि ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, और बी आर अम्बेडकर के आदेश के विरोधी थे। क्यों? वो कहते कि अगर ग्राम पंचायत गठन हो गया तो फिर सारे अधिकार किसके हाथ में सीमित हो जाएंगे? ग्राम प्रधान। और ग्राम प्रधान कौन होता है? बोला ये तो गांव का जमींदार आदमी होगा। बोला नहीं, ऐसा नहीं है, हम क्या देंगे, हम इसे क्या करते हैं, डीपीएस में शामिल कर देते हैं। इसी वजह से था। तभी तो 2 अक्टूबर को ही क्या हुआ था, नागौर में सबसे पहले पंचायत राज स्टैब्लिश हुआ था, गांधी जी के जन्म दिवस। और फिर संवैधानिक दर्जा कब मिला इसे, पंचायत को? कौन सा संविधान संशोधन था? 73 अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा था वो? 1992 में। और लागू कब हुआ है? 1993 में। और तीसरा लिखो बेटे, उदार बौद्धिक सिद्धांत, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। उदार बौद्धिक सिद्धांत।
कौन सा था बेटे? उदार बौद्धिक सिद्धांत। इसमें क्या थे बेटे? उदार बौद्धिक सिद्धांत मतलब उदारवादिता हो, लिबरल हो। किसके प्रति लिबरल हो? राज्य लिबरल हो। किसके प्रति लिबरल? जनता के प्रति। जैसे आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वो राज्य लिबरल रहेगा उसमें। कैसे रहेगा लिबरल? आर्टिकल 44 इसका बेस्ट है। सब ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। हाँ, अभी आ तो रहे अभी। उदार, मैं तुम्हारे प्रति लिबरल न हुई। आपने प्रश्न पूछा, हाँ बेटे आंसर दे रहा हूँ, और आपने प्रश्न चुप दोबारा में पूछ लेना बिल्कुल भी, तो बुलाया बड़ा बेकार टीचर है, बता देने कुछ भी धमकाता हो। लिबरल पॉलिसी याद करो। मॉडर्न इंडिया उदारवादी, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरी, तीन तो थे। उदारवादियों का काल कब से कब तक था? मॉडरेट पीरियड। यूनिफॉर्म सिविल कोड है बेटे। एक तो सिविल रूल होते हैं हर धर्म के अपने अलग, और एक हमारी क्या है? ये आईपीसी, इंडियन पेनल कोड जो है। तो हमारे यहां विवाह, तलाक, हिंदुओं में विवाह अलग है सिस्टम, मुसलमानों में अलग है, क्रिश्चियन में अलग है, सिखों में अलग, तलाक भी सब में अलग है। ऐसी बेटे उत्तराधिकार, जो उत्तराधिकारी बना दिया गया, और एक क्या था बेटे? संपत्ति। तो इन चारों के लिए सिर्फ एक ही कानून हो, शरीयत के अकॉर्डिंग आओ। बोला हिंदू विधि के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का वारिस कौन होगा? बड़ा बेटा होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? एक ही कानून रहेगा। विवाह एक विवाह होगा, तलाक कोर्ट के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं कि तलाक पति पत्नी के बीच झगड़ा होगा, लग जा तलाक दिया, ठीक, जैसा भी खत्म नहीं हुआ था मुस्लिम में, तो कौन सा था वो? एकदम से तुरंत देने वाला तलाक क्या कर दिया था? खत्म कर दिया। तो उसमें जो ये था ना, जो सिविल मुकदमे थे, सॉरी, जो शरीयत या हिंदू लॉ बोर्ड था, उसे सब क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और क्या कर दिया? अब आईपीसी के अकॉर्डिंग रहेगा, इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग। तो जैसे हमारे कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में क्या, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है मर जाएगा। हाँ, मतलब झूठ आदि मर जाता था पहले, ऐसे नहीं कहते? हाँ, पाप, कौन सा पाप लग गया? तो वो झूठ बोला, कोर्ट कह तो रहा है, अब पाप लग गया, बोला मर गया, तो बोला ऐसी मारो मत ना, मुझे क्या दो? आईपीसी के तहत क्या दो? सजा दे दो। तो झूठ बोलने का बोला मुर्गा बनाओ, इसे जज बनाता नहीं है उसमें, जो LLB में जब वो झूठी गवाही देता था। बोला BMW गाड़ी में जब आप गाड़ी चला रहे थे कौन से गियर में थी? बोला वो तो गाड़ी में उसमें ऑटोमेटिक थी, गियर होती नहीं। पहले तो उसने ये बोला था कि पहले गियर में ही थी, 60-70 चली जाती है। ये भी मूवियों के शौकीन है, इस बात से जाहिर होता है। क्लियर बेटा? तो ये था क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन समझ आया। अब इसके अलग अलग आर्टिकल पढ़ेंगे। पहले एक सेकंड, सारे मौलिक अधिकारों को रिवाइज बताओ। पहले आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 13 में मौलिक अधिकार क्या कर दिया गया? लिमिट कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। 14 में मार्शल लॉ। 15 समानता कानून नहीं, 13 में, एक सेकंड, 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 13 क्या हो गया? लिमिट, और फिर कौन सा था वो? तो अरे नहीं, मैं कहीं और ले गया। 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 13 में था कि 26 जनवरी 1950 से पहले और बाद में कोई भी कानून ऐसा नहीं बनेगा जो हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करे, चाहे पहले हो चाहे बिल्कुल कम नहीं कर सकते उसे। 14 में क्या था बेटे? कानून सभी के लिए एक है, और कानून सभी को क्या देता है? समान संरक्षण देता है। दोनों में क्या अंतर है? आर्टिकल 40 बताओ। अजय मिश्रा, अजय मेहरा। सभी के लिए सवाल, मतलब जो पार्टिसिपेंट होगी सबके लिए एक तरह से इक्वल हो गया।
के जवाब दिया, मैंगो या मैंगो से सबके लिए कानून का समान है। दो एक ही है आर्टिकल 14 बताना। हाँ अरे सर लेकिन उसमें आपने वो बताया ना कि इसमें तुम बताओ। आगे बैठे मूक दर्शक, एक तो एकदम बिल्कुल मरने को तैयार हो जाए, खत्म। थोड़ा सा ऐसे अधिकारी बनो, किसी ने कुछ पूछ लिया, मैडम तो मरने वाली दिखे। हाँ बेटा, एक तो आवाज में ना एक रोगीली आवाज होनी चाहिए अधिकारी की, जो लगे कि हाँ अधिकारी है कुछ। अब आईपीएस बन गए और बेइज्जती और कराएगी हमारी। देखो उनकी देखा ना पीछे से कैसी बोल्ड आवाज बोलती है वो लोग, सर यहाँ का वो पीछे घड़ी में वो नहीं है, सेल पंखा नहीं चल रहा, लाइब्रेरी भी दिलाओ के लिस्ट बना के दी थी इससे सारी, और वहीं से पीछे से ही, और आगे वाले चुप बैठे थे, कोई लागू नहीं हो पाते। और तुम उसी नौकरी की तैयारी कर बोला उसकी ना मतलब जड़ी खत्म कर दो, छुट्टी अब आगे के लिए जरूरी नहीं। बताओ आर्टिकल 14। अरे अरे कोई नहीं बता रहा आर्टिकल 14। हाँ दोनों में डिफरेंस बताओ ना। कौन बताएगा इसे? आर्टिकल 14 नहीं, तुम चुप रहो, इधर से बताओ। हद होगी भाई। आर्टिकल 14 को बताओ ना आप, मुझे एक्सप्लेन करके बताओ इसका अर्थ क्या है। हाँ बिल्कुल, सभी समान है। अच्छा फिर आगे पूरा सेंटेंस क्या बोला आपने? आधा बोला है। कानून सभी को समान संरक्षण देता है, इसका अर्थ बताओ। तुम बताओ बेटा पीछे क्या नाम बेटा? हाँ आप। अरे मैं खड़े होने के लिए बोल रहा, आप बैठे बैठे बता दो। उधर पीछे से कोई, ये तो अंग्रेजी बता रहे हो आप। इन दोनों में अंतर तो बता दो। एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं और एक में इक्वल है। आगे तुम ऐसे नवाब बने बैठे रहे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अरे पहले में तो कह रहा है वो कानून सभी के लिए एक है, और दूसरे में कह रहा है बेटे सजा। तुमने बताया था। अरे देखो हाथ आपने सही तरीके से बताया नहीं, आप चुप हो गए। तुम्हारा ध्यान नहीं, इधर से तो कोई नहीं बता रहा था, एक बताया था बस कि कानून सभी के लिए। चलो ये भी सही कह रही है भैया, महिला सशक्तिकरण की बात है बिल्कुल। चलो फिर आ गया आर्टिकल आया, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार सबने अब ये ना ये भी जैसे ना गलती नहीं गलती भी ना एक बहुत बड़ा सबक देती है, तो ये गलती हो गई थी मुझसे। अब देखिए, हाँ कोई बात नहीं। अब एक मुझसे तुम अपने आप क्यों बचा रही हो के बारे में? तुम तो लड़ने को तैयार बैठो बेटे। चलो आर्टिकल 15 बताओ। ये तो सभी को आता है वैसे 15 में, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। बताओ आर्टिकल 15 कब सस्पेंड होता है? चुप रहो। इमरजेंसी कब, किस आर्टिकल के अंदर? नहीं होता ना 15? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 20-21 को छोड़कर सभी आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं।
2 दिन हुए पढ़ाए हुए। 358 में आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है और 359 में क्या है, 20-21 को छोड़कर सभी आर्टिकल सस्पेंड करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति। बिल्कुल, अभी तो एग्जाम तक आते आते बिल्कुल मना बोले, कोई मतलब ही नहीं उठता। 16 में क्या था, सभी के लिए समान अवसर है, नौकरी में सभी के लिए समान। 17 को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा लो लेकर, SC ST। 18 में उपाधियों का अर्थ। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता, पहला बोलने की, दूसरा सभा, तीसरा एसोसिएशन संघ, चौथा कहीं पर भी घूमने का अधिकार, पांचवा बसने का अधिकार, छठा कोई भी व्यापार। 20 में किसी व्यक्ति ने कोई अपराध करा उसकी सजा मिलेगी, उसे सजा मिलेगी ना, उसे बस आगे छोड़ देते हैं और उसे जबरदस्ती गवाही देने के लिए बाध्य नहीं। 21 में हाँ, अब इसे एक्सप्लेन करो। 21 को करो एक्सप्लेन। नहीं, पहले बताओ, बिल्कुल मैंने अलग अलग बताया था। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो प्राण की स्वतंत्रता अलग है और पर्सनल लिबर्टी अलग है, दोनों को अलग करके बताओ। ना हम किसी की जान ले सकते, ना अपनी नहीं, लेकिन किसी को चाटा तो मार सकते हैं और गुस्से में अपना सर मार देते दीवार में, बिल्कुल मार देते, बिल्कुल है। तो ये पनिशमेंट है इसका। अगर तुम सर मारते पकड़े गए, और अगर सामने कील लग, बिल्कुल वेरी गुड। चलो, तो पर्सनल लिबर्टी में क्या था, एकांतवाद में रहने का अधिकार, कौन सा है, पर्सनल लिबर्टी की बात। विदेश जाने का अधिकार, ये भी इसमें आता। हड़ताल करने का अधिकार, ये तो थानी बोली के अधिकार में नहीं है। और अपनी बात रखने का अधिकार, बात पूछने का अधिकार भी इसमें है। तिरंगा फहराने का अधिकार भी इसमें है। राइट टू इंफॉर्मेशन का भी इसमें है। मुझे नहीं पता। तो पर्सनल लिबर्टी क्या है, चलान जो था, हाँ, जो पुलिस वाला करता हो, पोल्यूशन का प्राण में आ गया ना वो। चलो 22 के 2 पार्ट हैं, एक अपराध के बाद, एक अपराध से पहले। अपराध के बाद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे बताना होगा कि आपने कोई क्राइम करा है, बिल्कुल। कितने घंटे के अंदर उसे जज के सामने पेश करना होगा, 24 घंटे। और उस व्यक्ति को कोई भी वकील करने का अधिकार है, बिल्कुल। और अपराध से पहले क्या होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत कितने महीने तक उसे कैद कर सकते हैं, शुरू में 3, फिर बाद में उसे बढ़ाया जाए। एक ये एडवाइजरी कमेटी गठित होगी, उसके बाद भी उसे बढ़ा देंगे, कितने भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 महीने 8 महीने, ऐसा कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, फोर्स लेबर है, इसमें आता है। 24 में क्या है, बाल मजदूरी। 25 किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये लिखा गया है कि हिंदू धर्म में ही सिख और जैन और बौद्ध आते हैं? किस आर्टिकल 25 का मतलब क्या, हिंदू धर्म में क्या है, सिख जैन और बौद्ध, ये हिंदू धर्म का ही हिस्सा। सारे रिचुअल्स वही तो फॉलो करते हैं। तो किस आर्टिकल में 25, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, अपनाने का, मानने का अधिकार है और उस धर्म का प्रचार करने का। जैसे वो कहता है कि उड़ीसा में कौन सा एक जगन्नाथपुरी यात्रा निकलती है, जगन्नाथ कौन सा मंदिर है वो,
क्या कहते हैं उस मंदिर को? ब्लैक पैगोडा, व्हाइट पैगोडा? व्हाइट पैगोडा। तो पैगोडा मतलब वो रथ मंदिर बने हुए। सबसे फेमस है सप्त पैगोडा। सप्त पैगोडा बनाया था पल्लव राजा था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ग्रेविड आर्ट का बना। और ये दोनों जो है मंदिर बने हुए कलिंग आर्ट के। आता ना एक नागर, एक द्रविड़, एक बेसर, उससे आते हैं। तो लोकल आर्ट की वो कलिंग आर्ट की बनी हुई। तो जगन्नाथ पुरी यात्रा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? या कोई मुसलमान अपने धर्म का क्या कर सकता है? प्रचार, जैसे मोहर्रम मनाते हैं, या कोई भी ईसाई या कोई भी सिख जो होली निकालते, सिखों का प्रकाश पर्व निकलता है, अभी 25 दिसंबर को निकालेंगे ईसाई। तो हर किसी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार। 26 में क्या है? कोई भी किसी भी धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकता है, लेकिन सामूहिक रूप से। 25 में व्यक्तिगत था, यहाँ क्या था? और उससे क्या कर सकता हूँ? धन भी इकट्ठा कर सकता। नहीं, प्रचार 25 में भी तो आना। हाँ, सामूहिक हुआ, गुड। 26 में आना। जैसे अब एक चीज सुनो, रामदेव ने ये हरिद्वार में कौन सा उसका पतंजलि योग पीठ की स्थापना की। तो ये क्या धर्म के अंदर लगा था? ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आयुर्वेद एजुकेशन। तो उसमें तो अधिकार है ना किसी भी धर्म का। किस पतंजलि बताना, किसके दरबार में थे पतंजलि? किसके राज पुरोहित थे? ऑप्शन तो हाँ, वेरी गुड। पुष्यमित्र सुंग, सही है, सुंगा में उन्हीं के समय तो लिखी गई थी मनुस्मृति। जो ये मौर्य डायनेस्टी जो थी ना, मौर्य डायनेस्टी के पतन के बाद पहला ब्राह्मण वंश था सुंग। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? अशोक। और अशोक की पॉलिसी कौन सी थी? धम्मा। तो धम्मा पॉलिसी से समस्त ब्राह्मण वर्ग जो था क्या हो गया था? उसके विरोध में आया। नहीं, बिंदुसार, ये पता है तुझे? तो चल बेटा, मैं भी तो भूल जाता हूँ, मतलब मुझे फायदा याद कुछ नहीं। एक बात मैं पूरी रात तो रट के आता हूँ। अब यहाँ थोड़ा बहुत तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, पूरी रात पढ़ता हूँ मैं एकदम कागज एक देखो लिख के लाया हूँ एक पॉइंट। किसके लिए? चलो कहाँ थे हम? 26 तो पता लगा। 27 में जो भी धर्म का पैसा उससे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 28 में क्या था? राज्य द्वारा स्थापित किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में धर्म संबंधी शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में जो माइनॉरिटीज है उन्हें अपनी भाषा, लिपि, स्क्रिप्ट को क्या रखने का, प्रोटेक्ट करने का क्या अधिकार। 30 में क्या था? कोई भी माइनॉरिटीज अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है? इस्टेब्लिश कर सकता है, और राज्य क्या देगा? उसे फंड देगा। 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था, इसे हटा दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 44 अमेंडमेंट एक्ट। किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई। राष्ट्रपति कौन थे? बोलो। कौन थे? फखरुद्दीन अली मोदी। गुड। और फिर क्या था बेटे? इसे हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार बना दिया, लीगल राइट। और लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है? इन्हें सरकार क्या कर सकती है? खत्म कर सकती है, छीन सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट को सरकार नहीं। 32 में क्या था? 5 प्रकार की रिट। कौन कौन से रिट? कौन बताएगा? ये बताओ क्लास में, कौन बताएगा? 1 2 3। वेरी गुड। नहीं बेटा, आप तो बता दो इधर से। वेरी गुड। अरे तुम्हें क्या हुआ? 20 वाले लोग बताया करो भाई। देखो, मेरे प्रश्न पूछने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपका अपमान करूं, नहीं, ऐसा तो नहीं किसी के मन में, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, ये तो क्या है, एक चीज है, रिवीजन है, इससे क्लास में ज्यादा याद रहेगा। कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन बताएगा? इधर से बताओ, सेकंड रो से, सेकंड रो, थर्ड रो, इधर सेकंड वाले नहीं, पीछे नहीं, चलो बताओ। पहली हैबियस कॉर्पस, दूसरी मेंटेनेंस, प्रोविजन, हाँ नहीं वो तो सबसे लास्ट वाले, सेरियोरिटी या सरसरी, कुछ भी कहते हैं। ये अंग्रेज वाले नहीं, अंग्रेज है ना, इसमें सुपरात को सोक्रेटिस, जैसे वो, हाँ बिल्कुल, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। अब वो कल हम कहते हैं मदन मोहन मालवीय मालवीय, मैडम मोहन मालवीय मैडम, अब वो ये टोनी तो है बदली हुई, जैसे हमारे यहाँ की टोनी है एकदम से, कैसी? अच्छी बात, किसी की हो एडोप्ट करनी चाहिए। तो 5 प्रकार की रिटर्न, इनमें से कौन सी ऐसी रिटर्न जिससे विक्टिम नहीं डाल सकता, और ऐसी कौन सी रिटर्न जिससे कोई भी डाल सकता है? क्यों वारंट। और आर्टिकल 32 के द्वारा कहा जा सकते हैं हम डायरेक्ट हाईकोर्ट में जा सकते हैं, हाईकोर्ट में जा सकते हैं। हाईकोर्ट को ज्यादा पावर है, किसके? लीगल राइट भी उसमें, फंडामेंटल राइट। 33 में क्या था? इसमें बता रहा था, मौलिक अधिकार क्या कर दिए गए? लिमिट, सीमित। 34 में मार्शल लॉ, मार्शल लॉ और प्रेसिडेंट रूल में क्या डिफरेंस है? मार्शल लॉ और प्रेसिडेंट रूल में क्या डिफरेंस है? प्रेसिडेंट रूल में और मार्शल लॉ में क्या डिफरेंस हुआ? टोलरेट किधर हो गया मार्शल लॉ? नहीं, तो ये था आर्टिकल 22। पानी पी लो आप, झूठा है, पानी गर्म लगती है, इन्हीं तो बोल दिया, जब भी गला खड़ा हो रहा है फंडामेंटल राइट जिससे सही से पढ़ ले ना, उससे एलएलबी करने का बहुत मन करता है। बोला यार बड़ा सही पेशा है, तो और सच में बहुत बढ़िया है। जज ना बढ़िया है, जज को पावर भी, जज मतलब एक आरामदायक कुर्सी पे सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसकी बहुत वैल्यू है, मतलब कोई उसे नहीं छेड़ सकता। और वो आता है 10 मिनट के लिए और कुछ काम नहीं, बस लग्जरी जिंदगी। और जरा देखो पता लग जाएगा है? बिल्कुल बेटे, सफर, ये तो सफर है बेटे, और सफर कभी अच्छा नहीं होता है, तो सफर तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अभी सफर में बोले नहीं, सफर कभी अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा कंडीशन के अकॉर्डिंग है। हमने बहुत सारे लोग शुरू करते हैं शुरुआत, लेकिन मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये सफर है नौकरी का, और इस सफर में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, ये वो वाला सफर है। अब इतना भी मान लिया मैं जा रहा हूँ लद्दाख के लिए, तो एकदम से लग्जरी बिल्कुल बैठ के जा रहा हूँ। अगर बाइक के पंचर हो गया रात को, ठीक है, पेट्रोल खाना बहुत होती है बिल्कुल। तो ये सफर, तो जिंदगी क्या है, एक सफर है, और ये नौकरी तक पहुंचने का सफर है। तो इसमें आप ये मान के चलो पहले सी बायस की यहाँ परेशानियां तो होंगी, बहुत परेशानी से क्या है हमें निपटना हो ना। हमेशा कभी भी समस्या को बनाओ मत, उसे सुलझाओ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना घरों को तोड़ने वाले, ना जोड़ने वाले, समस्या मत बनाओ। बहुत सारे अपने आप में मुझे रहते बोला ये भी एक समस्या पढ़ाई की, ना पढ़ाई समस्या नहीं है, समस्या के रूप में बिल्कुल सोल्यूशन है, तो हर चीज का सोल्यूशन है। देखो ऐसा नहीं होता पूरी साल आनी पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे रेगुलरिटी रखा करो, कभी छोड़ना मत पढ़ाई। जैसे बीच में ना बोला आज रेस्ट नहीं, हाँ कम कर दिया, लेकिन रेगुलर पढ़ो, वो जरूरी है रेगुलर।
और जितना हो सके उतना पढ़ लो। अब तो पढ़ाई का सीजन आ गया, हाँ आराम से बैठ सकते। 35 में क्या था? 35 संसद क्या बना सकती है? राज्य क्या बना सकता है? कानून बना सकता है मौलिक अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए। चलो अब देखो मैं थोड़े से आर्टिकल बताता हूँ, कल इन्हें फिर लिखेंगे। डीपीएसपी आता है, डीपीएसपी समझ आए? तो किस व्यक्ति ने कहा था कि 2 प्रकार के अधिकार होने चाहिए? बीएनआर। और डीपीएसपी किसकी बात करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या सोशल डेमोक्रेसी? सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। चलो बेटे अब 36 में देखो क्या आता है, पहले आर्टिकल सुन लो। डेमोक्रेसी 2 है, डेमोक्रेसी 2 है, जस्टिस 3 है। 2 प्रकार के लोकतंत्र हैं, एक सामाजिक और एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और न्याय 3 प्रकार, सोशल, इकोनॉमिक और कौन सा बेटे? पॉलिटिकल। 36 में क्या था सबसे पहले? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अभी समाज में सभी लोग समान हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों ने क्या दी गई? स्कॉलरशिप दे दी गई। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, 25 साल का मैं भी लड़ सकता हूँ। पॉलिटिकल क्या है? आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूँ। कंडीशन क्या है? कौन सा? लोकतंत्र का है तो सबसे बड़ा पर्व होता है लोकतंत्र का चुनाव। बिल्कुल, हम क्या चुने? अपना रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा व्यक्ति को चुनना चाहिए। नहीं सर, ये सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या है? अच्छा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, समाज में सब लोग समान होंगे और इकोनॉमिक आधार पर भी तो है, रिजर्वेशन ही दिया गया। आर्थिक लोकतंत्र तो है, समाज में सबको समान लाना है। जो SC ST आर्टिकल 46 में है, तो सी अदर कैटेगरी जो है क्या दिया गया हमें? रिजर्वेशन दिया गया, जो यहां से यहां। ये डेमोक्रेसी का तो पार्ट, लोकतंत्र। 37 में क्या था बेटे? क्या नहीं है? इनफोर्सेबल नहीं है, प्रवृत्ति है नहीं। 38 में क्या था? वही जो भी बताया 38 में था। अब प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता की बात की गई है? तो वो कौन सा था? 38। क्लियर? और 39 में क्या था? 39 में क्या था? समान वेतन, एकदम समान वेतन आ गया। सामाजिक और आर्थिक विकास, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसमें 39A, 39B, 39C। अब यहां से एक प्रश्न पूछा था, कौन से ऐसे डीपीएसपी हैं जो फंडामेंटल राइट से ऊपर हैं? 39B और C। वेरी गुड, ठीक है। और इसमें ये बताऊंगा इनके बारे में, ये सारे लिखेंगे। हाँ लिखवाऊंगा इन्हें। 39A भी लिखेंगे, B भी लिखेंगे, C भी। इसमें क्या था बेटे? एक तो समान कार्य के लिए समान वेतन था, और जो हम पढ़ रहे जा रहे हैं। और एक कौन सा था? निःशुल्क फ्री लीगल एड, और क्या था? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 39। लेकिन हम इसको सही से पढ़ेंगे। 39A, 39B, 39C। जो मैं बात कर रहा था अभी कि हम दो हमारे दो, उसमें क्या लिखा था? एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार ना हो, ये वाला पॉइंट था कि एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार ना हो। ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, या लीगल राइट है, या डीपीएससी मानता है। तो डीपीएससी मतलब धन और प्रोटेक्शन का सारा जिम्मा एक व्यक्ति के हाथ में ना हो। क्या हो? सबको इक्वल क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई। तो ये 39 माना। 40 में क्या आता है बेटे? ग्राम पंचायत का क्या था बेटे? गठन। 41 में क्या था? राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंट। राइट टू वर्क मतलब काम का अधिकार। अब ये बताओ मनरेगा किसमें आता है? इसी में आता है। फिर रुको, अब 43 में क्या है? मिनिमम वेजेस की बात की गई, न्यूनतम मजदूरी। ये किसमें? फिर मनरेगा इसमें भी आएगा मजदूरी, बिल्कुल।
बनने का कहा नहीं उसे कि इतना मिनिमम तो क्या मिलना चाहिए, वेतन मिलना ही चाहिए। अब सुनो एक प्रश्न हो गया, आर्टिकल 38 में क्या था, आर्टिकल अभी सिर्फ आर्टिकल बता रहा हूं मैं, अभी लिख नहीं रहे हम, अभी क्या कर रहे हैं डिस्कस, कल लिखेंगे। तो वो कहता है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात भारतीय संविधान के भाग 4 के डीपीएसपी के अलावा और कहां इसका उल्लेख है। वेरी गुड, कहां पर, प्रस्ताव, एक तो प्रस्तावना में और किसमें, डीपीएसपी प्रस्तावना में भी, ठीक है। 41 में क्या था बेटे, यही राइट टू वर्क टू एजुकेशन, और क्या था, पब्लिक असिस्टेंट, बीमार लोग हैं तो बीमार को क्या मिलना चाहिए, सरकारी सहायता, बेरोजगार, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, नहीं सबको थोड़ी, राज्य के ऊपर है, सब मिलता तो है, उसको तो मिलता ही है। अब वो पता नहीं कैटेगरी कौन सी किन्हें मिलता है, ये समझ नहीं आता, अखबार में नहीं आता बहुत सारा, बोला इनको मकान मिले, हमें तो समझ आता ही है कहाँ थे, हाँ इतने सारे को योजना का लाभ उठाने वाले इतने लोग, सरकार ने ये योजना दी, हमें तो नाम मेरी पास में। और ये बेरोजगारी भत्ता है किसको मिलता है, कोई है, किसी को नहीं मिलता है क्लास में, तो लगता है रोजगार मेला, बेरोजगार मेला लग रहा है, 7,000 रुपये दे, 6,000 रुपये, नहीं मैं तो वो तो मेला ऐसी तो लगता नहीं, मैं उसकी तरह बता रहा हूँ, रोजगार मेले की तरह बोला, बेरोजगार मेला लगा हुआ है, सबको क्या मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, हमें बता दो यार, अभी चलेंगे। नहीं तो वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जाना कहाँ है, वो मैसेज करते हैं, तो मैसेज कभी आने का नहीं, वो तो नहीं मुझे मत बताना, तुम्हें जरूर से इसे बता दो पहले, चलो हाँ बिल्कुल। अभ्युदय योजना का रूल नहीं है, हमें लेक्चर 2 बजे का है, हमें आना बहुत अव्वल 3 बजे तो एक रूल तो है कि आपको 2 बजे आना है और 5 बजे जाना है, वो अलग बात, 10 मिनट पहले छोड़ दिया, नहीं क्या चलता है, नहीं मेरे मतलब ये मेरी तरफ से नहीं 10 मिनट पहले छोड़ना, ये आदेश मेरा, तो मैंने कि 5 से बाद में रहूं, यहाँ पहली पब्लिक उठे मिलती है, अभी 4:45 में जाऊं बस, अभी 4-5 मिनट की बात है, फिर उधर पीछे वाली जनता एकदम से बोला चलो, और मैं देखा था एकदम से आगे बोला, एकदम से लेकिन 4:45 बजे एकदम से किताब समेटनी शुरू, चलो अपनी पहले तो लैपटॉप भी सिमट जाता था 4:40 में, अब सब कम से कम ये सुविधा थी। हाँ बिल्कुल, उससे क्या है ना, लेकिन वो कम एजुकेशन वाला है, ऐसा तो नहीं कि एमए पास वाला कोई व्यक्ति है, अब वो उसका लिख रहा है एग्जाम, डिसेबल्ड में तो था एग्जाम लिखने वाला, बोल के जिससे कोई ब्लाइंड है उसका लिखने वाला बोल रहा है, या आप एग्जाम में अचानक से मेरी को चोट लगी मैं नहीं दे पाया, तो मैं बोलता रहूंगा, किसी ऐसा को बुला कर लाऊंगा जो कम पढ़ा लिखा हो, ऐसे नहीं एमए वाला नहीं कि एमए बोला लिखता है तो टेम्परेरी मतलब अचानक हाथ में चोट लगी है, फ्रैक्चर आ गया, अरे अभी तो एग्जाम में ना, हाँ तो मेरा हाथ टूट गया ना, यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी ना, नहीं अगर अचानक से हो गया कोई नहीं उसका, फिर वो नेक्स्ट ईयर दे, नहीं है परमिशन तो है, हमारे साथ था मुझे उसके याद है, चलो ये तो पता नहीं, तो ये मतलब पूछा नहीं है, लेकिन ऐसा है तो सही।
अब धीरे धीरे लो, अभी तो पहुंचा देंगे, इसके साथ दो पढ़ना शुरू कर दो ना, CRPC IPC की धारा है UPSI के लिए। UPSI में किसी का सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ? मेरी 2 बिटियां का सिलेक्शन हुआ, एक दिव्या वो यहाँ से और एक मुरादाबाद से, 2 थी, दोनों का। चलो नेक्स्ट टाइम तैयारी करो बेटे। 42 में क्या था? 42 में क्या था बेटे? मैटरनिटी लीव। क्या था उसे? 3 महीने पहले और 3 महीने बाद। लेकिन उसमें एक तरह की जो संस्था के नियम है उस पर डिपेंड। हाँ नियम है, लेकिन उसकी सैलरी काटा है कोई भी, और ये 2 बच्चों तक सीमित है। ऐसे नहीं कि पूरा जिला के लिए हो गया, 20 बच्चे हैं तो वो तो घर ही रहेगी इतने, और सैलरी की सैलरी मिलेगी। लीव तो बहुत सारी होती है सरकारी डिपार्टमेंट। हाँ CL होती है, कुछ अलग अलग लीव का प्रोविजन है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग नॉर्म्स हैं, और सरकारी संस्थान में है। कैजुअल लीव होती है, कुछ बीमारी की होती है। यूपीएससी में कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है, वो उसे लीव लेके दोबारा करता है, वो लीव कौन सी है? ये तो विदाउट पे लीव, मतलब उसको पे नहीं देते? नहीं, विदाउट पे आएगा, वो पे नहीं मिलेगा उसे। मतलब फिर 1 साल बाद ज्वाइन? 1 साल बाद ज्वाइन कर सकता हूँ। आप किसी भी नौकरी को 3 साल के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, छोड़ने के बाद 3 साल के अंदर वापस आ सकते हैं उसमें। हाँ बिल्कुल ठीक है। 43, 44 में क्या था बेटे? 43 में तो ये इसके कई सारे पार्ट हैं। हाँ 43 में पूछा था कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा हुई? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो था बेटे ये था 97, और इसके लिए अलग से एक पार्ट भी बना दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। 44 में क्या था बेटे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी। ये सबसे ज्यादा बार प्रश्न आया हुआ है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला एक ही स्टेट है। इसका मतलब क्या बेटे? गोवा। इसका मतलब क्या है? विवाह के नियम एक जैसे होंगे, तलाक के नियम एक जैसे होंगे, संपत्ति के नियम एक जैसे होंगे। ऐसे नहीं कि हिंदू धर्म में अलग है, मुस्लिम धर्म में अलग है, सिखों में अलग है, सभी एक होंगे। किसकी तहत बेटे? IPC, इंडियन पैनल कोड के। ये था मैंने क्लियर। 45 में वो था पहले 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, उसे कारक दिया 21A में हो गया, और यहाँ का कर दिया 45 में 0 से 6 साल के बच्चे की सबसे पहले उसकी स्वास्थ्य, किसका बेटे? उसकी हेल्थ, और उसकी देख रेख की जिम्मेदारी किस पर? उसके गार्जियन, गवर्नमेंट की गार्जियन। तो ये जो केस था ना, ये अब इसमें मैं बता रहा था, तो इसमें था शिक्षा का अधिकार, बोला शिक्षा कैसी? कंप्यूटर एजुकेशन बोला नहीं। तो एक केस हुआ था बेटे, उन्नी कृष्णन था, उन्नी कृष्णन केस था 1993 में। इन्होंने बताया था कि जो शिक्षा है वो कंप्लीट नहीं है, 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों क्या था बेटे? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। देखिए यानी कि कौन सी क्लास तक? 8th क्लास। कितना? 1 से लेके 8। फोर्टी 46 में क्या था बेटे? 46 में वही SC ST इनके लिए क्या करें बेटा? पूछ रहे हो, बता रहे हो? बता रहे हो, वेरी गुड। और 47 में क्या था बेटे? 46 में क्या था? SC ST और जो अदर मतलब वीकर सेक्शन है उनके लिए रिजर्वेशन का क्या था? प्रावधान। 48 में क्या था? खाने के लिए अच्छा क्या देगी सरकार? भोजन देगी, मिड डे मील, जीवन स्तर। इसमें आता है नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। सॉरी मैं कौन सा बता रहा हूँ? नहीं हाँ सॉरी 48 में तो वो है साइंटिफिक अप्रोच एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वाला। 47 में क्या था बेटे? एक तो वही मिड डे मील, एक क्या बेटे? स्वास्थ्य का सुधार। तो स्वास्थ्य सुधार की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की भी तो है। कोरोना पीरियड में सभी को हेल्थ संबंधी सुविधा देने का अधिकार किसके हाथ में था? राज्य सरकार।
और नशीली दवाओं पर क्या प्रतिबंध, शराब पर प्रतिबंध। तो शराब पर प्रतिबंध वो जिम्मेदारी किसकी है? वो राज्य की है। वो कर भी सकता है, उसे नहीं कर सकता। 48 में क्या था? ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री था, कृषि और पशुपालन। गाय, बछड़े और दुधारू पशुओं को छोड़कर किसी जीव को भी नहीं काटा जाएगा, स्लॉटर हाउस बलि नहीं दी। कृषि और पशुपालन को संरक्षण। 48 का एवीएस में 48 में क्या था बेटे? एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ। अब एक प्रश्न पूछा कि जो हमारा सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा बना था? हेली नेशनल पार्क। कौन सा था? हेली। कहाँ है? जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट का नाम ज्यादा पहले हेली नेशनल पार्क था, और इसी नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1937। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 48 का एज। 49 में क्या था बेटे? कोई भी राष्ट्र, जो भी हमारे क्या है मोनूमेंट्स हैं, मोनूमेंट्स, उनकी क्या करनी है? हमें सुरक्षा करनी है। बिल्कुल, जो भी मोनूमेंट्स हमारी इमारत है, कोई भी स्मारक है, जैसे कोई एग्जाम्पल बताओ, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये क्या देखता? पुरातत्व विभाग, वो सारी चीज देखता है, हिस्ट्री वाला। और क्या है ये? किसके अंडर में आते हैं? पुरातत्व विभाग के अंडर में क्या आता है? ये लाल किला, ताजमहल। लाल किला तो सुना होगा, किस चट्टान का बना हुआ है? सैंडस्टोन। कौन सी चट्टान है? रॉक कौन सी है? अवसादी, सेडिमेंट्री, बलुआ पत्थर जो है। तो 49 में क्या था बेटे? 48 था ना। 49 में क्या था? ये जो भी राष्ट्रीय स्मारक है, इनको क्या करना है? इनकी देख रेख करना। ये तो उसमें भी आता है, फंडामेंटल ड्यूटी में, दोनों में भी आता है। और 50 में क्या था? कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग, जुडिशरी अलग है और एग्जीक्यूटिव अलग है। कैसे? सर मतलब एग्जीक्यूटिव को इतना अधिकार है कि वो किसी भी क्रिमिनल, मतलब जो सस्पेक्ट है उसे जुडिशरी के सामने पेश करे। डीएम और डिस्ट्रिक्ट जज एक ही होते हैं। अच्छा, अरे डीएम अलग है, डिस्ट्रिक्ट जज अलग है। उसे जुडिशियल पावर है। डीएम बनने के लिए एलएलबी कंपलसरी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए क्या है? एलएलबी कंपलसरी है। डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। जिला, वही तो पूछ रहा हूं मैं, तुम बता रहे हो, पूछ रहे हो। तो एक डीएम होता है, अरे क्या होता है? जज। जुडिशियल पावर किसको है? जज को होती है जुडिशियल पावर है, लेकिन इतनी नहीं है। नहीं, इतनी नहीं का मतलब है कि वो सारे केस की सुनवाई नहीं कर सकता, कुछ पावर दे दी गई बस। एडमिन पावर भी है किसको? नहीं, क्यों लोग क्यों हुआ? उसके लिए जुडिशरी नहीं, कुछ कंडीशन में दे दी गई बस। बाकी जो सुनवाई होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो होगी। जिला मजिस्ट्रेट अलग है, जिला मजिस्ट्रेट क्या है? अलग है। तहसीलदार को भी मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। एसडीएम कोर्ट भी है, तहसीलदार कोर्ट भी है, डीएम कोर्ट भी है, और जुडिशरी पूरा अलग है। डीएम को ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें आजीवन कारावास देने की घोषणा करता हूं, डीएम को अधिकार नहीं है। जिला न्यायाधीश को किसी व्यक्ति को क्या है? आजीवन कारावास या मृत्युदंड देने का अधिकार है, जुडिशियल पावर उससे। या फिर कोई किसी दरोगा को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है, उसे नहीं बोला अभी तुझे यही मार देता हूं, चल काम खत्म, फांसी दे देता हूं। फिर राज्य सूचना होता ना, जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से बोला न्यायिक सत्यता सेपरेट रहेगा, इंटरफेयर ना हो। लेकिन जब भी इंटरफेयर नहीं, अलग अलग सबके काम बांट दिया ना। एग्जीक्यूटिव अलग कर दिया, लेजिस्लेचर अलग कर दिया, जुडिशरी। नहीं, कंडीशन क्या? फिर उसमें नहीं आता सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है सिर्फ। हाँ बिल्कुल, किसी के हिसाब से नहीं। कैसे मतलब? मैं समझा
नहीं, वो जो तुम कह रहे हो वो अलग बात नहीं, यहाँ तो वर्ग के ऊपर डिपेंड है कि जुडिशरी अलग है और न्यायपालिका अलग है, इंटरफेयर है। और 51 में क्या था, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या, अगर कहीं पर भी युद्ध हो रहा है तो हमें क्या करना है, शांति की बात करना, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी है उसे क्या करना है, फॉलो करना, जो भी क्या हुई है, संधि हुई है उसे क्या करना है, फॉलो करना। ठीक है, जो आपने कैबिनेट वर्ड ये क्लास खत्म करो। अरे नहीं, दो या तो ले लीजिए। एक साल में क्या आप ही नौकरी लगा सकते हैं, और भी तो नहीं। तो संविधान संशोधन बहुत सारे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में इतना सारा जोड़ दिया गया, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया। तो 40